हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है और जो लैंगिक जनन होता है उसकी बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में अपन ने शैवालों में जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन ने तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन बताया था शैवालों में। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था, दूसरा कौन सा बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा कौन सा बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक प्रजनन है, वो अपन इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कायिक प्रजनन की टोटल अपन ने 11 विधियां बताई थी कि कैसे किस किस विधियों के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो अपन ने देख लिया था इससे पहले के लेक्चर में। आज अपन देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है और जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में अलैंगिक व लैंगिक जनन, अलैंगिक व लैंगिक जनन, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। मैंने पहले भी बताया था कि जो शैवाल जो होते हैं अनुकूल परिस्थितियों में कायिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कब करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है शैवालों में वो कब होता है, शैवालों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पोषण की अधिकता हो, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन मिले, पर्याप्त मात्रा में उनके पास पोषण हो, भोजन हो, तथा पर्याप्त मात्रा में ताप या फिर प्रकाश आप बोल सकते हो। कहने का मतलब हो गया जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब शैवाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि शैवालों की जो ये प्रचलित प्रजनन विधि है ये वातावरण में पोषण की अधिकता, शैवालों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब क्या हो गया कि जब पोषण की क्या हो, अधिकता हो, पर्याप्त मात्रा में इनको ताप या प्रकाश मिल रहा हो, ताप व प्रकाश की क्या हो, पर्याप्त मात्रा हो, ताप व प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा हो, तब ये क्या मानी जाती है, अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है। और इस अनुकूल परिस्थितियों में इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा अपन ने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है ये किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। और ये स्पोर्स जो हो सकते हैं ये क्या हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं, यानी कि चलायमान भी हो सकते हैं, और गतिहीन भी हो सकते हैं। गतिशील या गतिहीन हो सकते हैं। इसके आधार पर इन स्पोर्स को, इन बीजाणुओं को क्या बोलते हैं, चल बीजाणु या अचल बीजाणु बोला जाता है। एक तो क्या होते हैं, चल बीजाणु होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं। जिनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, यानी कि जिनमें गति पाई जाएगी वो कौन से हो जाएंगे, चल बीजाणु हो जाएंगे, और जिनमें गति नहीं पाई जाएगी वो कौन से हो जाएंगे, अचल बीजाणु हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है, जो गतिशील व गतिहीन हो सकते हैं, यानी कि चल बीजाणु और अचल बीजाणु होते हैं। ये भी अपन ने बात करी थी कि जो स्पोर्स का निर्माण होता है, जिस स्ट्रक्चर में, जिस संरचना में स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि ये जो बीजाणु होते हैं इन बीजाणुओं की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जू स्पोर्स की, जिनको क्या बोलते हैं, चल बीजाणु बोलते हैं, और सेकंड कौन से होते हैं, एचल बीजाणु, जिनको क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, चल बीजाणुओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, चल बीजाणु।
चल बीजाणु यानी कि ये कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, इनके अंदर गति पाई जाती है। चल बीजाणु कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, इनमें गति प्रेजेंट होती है, यानी कि इनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अनुकूल परिस्थितियों में निर्मित होने वाली ये जो चल बीजाणु है, ये सर्वाधिक प्रचलित अलैंगिक प्रजनन संरचना है। यानी कि अपन ने ये तो बात कर ली कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है, लेकिन अनुकूल जब इनके फेवर में कंडीशन होती है, जब इनके मतलब इनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है, पर्याप्त मात्रा में इनको पोषण मिलता है, पर्याप्त मात्रा में इनको प्रकाश मिलता है, तापमान मिलता है, सारी चीज़ें इनको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, इनके अकॉर्डिंग वहाँ का एनवायरनमेंट है, तब जो सबसे प्रचलित जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधि है वो किसके द्वारा होती है, चल बीजाणु के द्वारा ही होती है। यानी कि मोस्टली अनुकूल परिस्थितियों में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो किसके द्वारा होता है, चल बीजाणुओं के द्वारा ही होता है, जू स्पोर्स के द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, ये मात्र सुकाय की पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये मात्र सुकाय की पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जो जूस्पोर बनते हैं या जो चल बीजाणु बनते हैं, ये जो मात्र सुकाय होता है उसकी जो पुरानी सेल, ओल्ड सेल होती हैं, उससे इन चल बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इन चल बीजाणुओं का निर्माण जिस स्ट्रक्चर पर होता है उसको क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी बोलते हैं। प्रत्येक चल बीजाणु में केंद्रक, द्रक बिंदु तथा क्या होता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। प्रत्येक चल बीजाणु में केंद्रक, द्रक बिंदु तथा क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर पाया जाता है, ठीक है। बीजाणुधानी में अब इन चल बीजाणु का निर्माण जिस स्ट्रक्चर पर होता है वो क्या कहलाती है, बीजाणुधानी कहलाती है। ये लाइन में लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि चल बीजाणु या फिर अचल बीजाणु, ये जो स्पोर्स होते हैं इनका निर्माण जिस स्ट्रक्चर पर होता है वो क्या कहलाती है, बीजाणुधानी कहलाती है। अब ये जो बीजाणुधानी होती हैं, बीजाणुधानी में चल बीजाणुओं की संख्या एक या अधिक हो सकती है। बीजाणुधानी में बीजाणुधानी में चल बीजाणुओं की संख्या, चल बीजाणुओं की संख्या एक या अधिक हो सकती है, एक या अधिक हो सकती है। बीजाणुधानी में जो ये जो चल बीजाणु का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो एक से लेकर मतलब ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, अधिक भी हो सकती हैं। अब ये जो चल बीजाणु होते हैं इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं, कसाबिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है चल बीजाणु, ठीक है। तो चल बीजाणु पर क्या पाई जाती हैं, कसाबिकाएं पाई जाती हैं। चल बीजाणुओं पर कसाबिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो फ्लैजिला होती हैं, कसाबिकाएं होती हैं, ये संख्या में एक या एक से अधिक हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं या फिर अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके आधार पर अगर अपन बात करें, जैसे जो क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास होता है, उसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं उसमें दो समान प्रकार की कसाबिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होती हैं, दो समान प्रकार की कसाबिकाएं पाई जाती हैं। जो क्लेमाइडोमोनास हो गया उसमें क्या होगी, दो समान प्रकार की कसाबिकाएं होगी। यूलोथ्रिक्स हो गया, उसमें क्या होगी, चार समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यूलोथ्रिक्स में चार समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रकार की फ्लैजिला कसाबिकाएं होती हैं, ठीक है। फिर यूलोथ्रिक्स के बाद में अगर उडोगोनियम की बात करते हैं, उसमें अनेक होती हैं और सारी कैसी होती हैं, समान प्रकार की होती हैं। किसकी बताई मैंने, उडोगोनियम की। उडोगोनियम
या फिर अपन बात करते हैं वाउचीरिया की, ठीक है, उडोगोनियम व वाउचीरिया। इनमें क्या होती हैं, अनेक कसाबिकाएं होती हैं और सारी कैसी होती हैं, समान प्रकार की होती हैं। कहने का मतलब हो गया जो अपन ने स्टेटमेंट बताया कि इनमें क्या होती है, कसाबिकाएं प्रेजेंट होती हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से इनमें गति होती है। और ये जो फ्लैजिला होती है एक या एक से अधिक भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, विभिन्न भी हो सकती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, सूडोगोनियम, वाउचीरिया। इनमें तो अपन ने क्या, वाउचीरिया, इनमें तो अपन ने क्या बताया कि समान प्रकार की कसाबिकाएं होती हैं। फ्यूकस जो होता है उसमें 2 कसाबिकाएं होती हैं, लेकिन दोनों ही क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं। फ्यूकस 2 विभिन्न प्रकार की कसाबिकाएं होती हैं इनमें। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये कसाबिकाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब ये जो चल बीजाणु होते हैं इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भी हो सकता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा भी हो सकता है। अगर इन चल बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है तो इनको क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स बोलते हैं। चल बीजाणु का निर्माण अगर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है, चल बीजाणु अगर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बन रहे हैं, विभाजन से निर्मित हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से इनका निर्माण हो रहा है तो इसको बोलते हैं मियोस्पोर्स। और वहीं अगर ये समसूत्री विभाजन द्वारा इनका निर्माण हो रहा है, समसूत्री विभाजन द्वारा अगर इनका फॉर्मेशन हो रहा है तो इनको क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। तो चल बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री के विभाजन से होने पर इनको क्या बोलेंगे, मियोस्पोर्स बोलेंगे, और चल बीजाणुओं का निर्माण समसूत्री विभाजन से होने पर इनको क्या बोलेंगे, माइटोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो एक्टोकार्पस होता है उसके सुकाए जो होता है, उसका थैलस जो होता है उसके ऊपर मियोस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं और माइटोस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर बताया मैंने, एक्टोकार्पस के ऊपर बताया। एक्टोकार्पस के सुकाए पर मियोस्पोर्स तथा माइटोस्पोर्स दोनों क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। माइटोस्पोर्स दोनों प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं, दोनों प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। किसके ऊपर, जो एक्टोकार्पस सवाल होता है, एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है उसके ऊपर मियोस्पोर भी बनते हैं और माइटोस्पोर भी बनते हैं। अब जो एक कोष्ठीय जो बीजाणुधानी होती है उसके ऊपर तो क्या बनेंगे, मियोस्पोर्स बनेंगे, और जो द्विकोष्ठीय बीजाणुधानी होगी उसके ऊपर क्या बनेंगे, माइटोस्पोर बनेंगे। एक कोष्ठीय बीजाणुधानी, इसके ऊपर तो क्या बनेंगे, मियोस्पोर बनेंगे, और जो द्विकोष्ठीय बीजाणुधानी होगी उसके ऊपर क्या बनेंगे, माइटोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने किसकी, जो चल बीजाणु होते हैं उसकी बात कर ली। और चल बीजाणु मतलब जो स्पोर्स होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, बीजाणुधानी के ऊपर होता है। चल बीजाणु देख लिए थे, अब सेकंड अपन देखते हैं एचल बीजाणु। एप्लेनोस्पोर्स जो एचल बीजाणु होते हैं, सबसे पहली चीज तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। सबसे पहले तो ये क्या हो गए, अगतिशील होते हैं, गतिहीन बीजाणु होते हैं। इनमें फ्लैजिला जो होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो क्या हो गया, फ्लैजिला अनुपस्थित, तथा ये कैसे होते हैं, गतिहीन होते हैं, क्योंकि गति के लिए इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं, फ्लैजिला ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, ये क्या होते हैं, गतिहीन गोल जनन संरचनाएं होती हैं। ये गतिहीन गोल व जननसम संरचनाएं होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इनमें क्या होती है, एक फ्लैजिला जो होती है अनुपस्थित होती है, इनके ऊपर एक पतली भित्ति पाई जाती है। ये जो अचल बीजाणु होते हैं इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक पतली भित्ति जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ये कोशिका में एक अथवा बहुसंख्या में उत्पन्न हो सकते हैं। ये कोशिका में एक अथवा बहुसंख्या में उत्पन्न हो सकते हैं, बहुसंख्या में उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये जो अचल बीजाणु होते हैं ये कौन से शैवालों में बनते हैं, मोस्टली अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें जैसे यूलोथ्रिक्स में हो गया, प्रोटोसाइफोन में हो गया आदि में ये बीजाणु बनते हैं। यूलोथ्रिक्स, प्रोटोसाइफोन, आदि। अब ये तो अपन ने बात करी, अपन ने बताया कि जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, चल अथवा अचल बीजाणु के द्वारा होता है। लेकिन सिर्फ चल और अचल बीजाणु ही नहीं होते, इनके अलावा और भी जो इनकी कार्य व संरचना के आधार पर इनमें और भी बीजाणु होते हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन जो है शैवालों में हो सकता है या होता है। ठीक है, तो जो और अलग से और मतलब और भी जो बीजाणु है, जीवाणु नहीं, मैंने जीवाणु बोल दिया तो सॉरी, अलग अगर और मतलब और भी जो बीजाणु है उन सब बीजाणुओं की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी अपन ने दो की बात की, एक तो चल बीजाणु हो गया, एक कौन सा हो गया, अचल बीजाणु हो गया। इसके अलावा तीसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ओटोस्पोर हो जाएगा। तो थर्ड हेडिंग लगाते हैं ओटोस्पोर। ओटोस्पोर जिसको हिंदी में बोलते हैं जनकाभ बीजाणु, जनकाभ बीजाणु। ये जो ओटोस्पोर होते हैं, ओटोस्पोर में क्या होता है, ओटोस्पोर जो बीजाणु होते हैं वो मातृ कोशिका के बिल्कुल मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं रेप्लिका ही होते हैं। ये क्या करते हैं, मातृ कोशिका के अंदर ओटोस्पोर बनते हैं और मातृ कोशिका के अंदर ही नए थैलेस का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं, नए पादप का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कौन से होते हैं, ओटोस्पोर होते हैं। समझ में आया मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो ओटोस्पोर होते हैं ये मातृ कोशिका के अंदर ही नए पादप का निर्माण करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो ये होते हैं कौन से, ओटोस्पोर होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वोल्वोक्स हो गया, यूडोराइना हो गया, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, वोल्वोक्स, यूडोराइना आदि। इसमें आप पॉइंट क्या लिखोगे कि जो ओटोस्पोर होते हैं मातृ कोशिका के अंदर बनते हैं और ये क्या करते हैं, जब अनुकूलित समय मतलब इनके अनुकूल इनके अकॉर्डिंग वातावरण होता है तो ये मातृ कोशिका के अंदर ही नए पादप का निर्माण करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, फोर्थ जो बीजाणु हो जाएगा वो कौन से हो जाएंगे, हिप्नोस्पोर्स हो जाएंगे, सुप्त बीजाणु हो जाएंगे। फोर्थ हो जाएंगे हिप्नोस्पोर्स, सुप्त बीजाणु। ये जो हिप्नोस्पोर होते हैं ये एचएल बीजाणु होते हैं। कहने का मतलब हो गया इनमें फ्लैजिला जो होती है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ये जो हिप्नोस्पोर्स होते हैं कब बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल स्थितियां आती हैं, तब ये क्या होते हैं, अंकुरित होकर नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, नए थैलेस का निर्माण करते हैं। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्मित होते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या बना लेते हैं, नए पादप जो है वो बना लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वाउचीरिया में इसमें हिप्नोस्पोर बनते हैं, यूलोथ्रिक्स में बनते हैं, वाउचीरिया, यूलोथ्रिक्स आदि। फिर फिफ्थ बीजाणु जो हो जाएंगे, फिफ्थ कौन से हो जाएंगे, फिफ्थ हो जाएंगे इकाइनेट। इकाइनेट, ये जो इकाइनेट होते हैं ये भी एक प्रकार से क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। इनमें क्या होता है, कोई शैवाल होता है, शैवाल की कोई एक कोशिका मतलब जो शैवाल की कोई कोशिका होती है वो भोजन एकत्रित करके या भोजन संचित करके क्या कर लेती है, उसकी कोशिका भित्ति जो होती है मोटी हो जाती है और फिर वो मातृ कोशिका से अलग होकर क्या कर लेती है, एक नए पादप का निर्माण करती है। अब जो कोशिका जिसमें भोजन बहुत सारा संचित होता है और जहाँ से उसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, इकाइनेट बोलते हैं। ठीक है, और ये इकाइनेट जो होती है फिर मातृ कोशिका से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है, नए शैवाल का निर्माण कर लेती है, नए थैलेस का निर्माण कर लेती है। तो समझ में आया इकाइनेट कौन सा होता है। इकाइनेट में क्या होता है,
कोशिका भोजन एकत्रित करके उसकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, फूल जाती है, उसको इकाइनेट बोलते हैं, और वो फिर मात्र कोशिका से अलग होकर क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है। ये बीजाणु भी कब बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, और इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, और इस संरचना में क्या रहता है, भोजन जो होता है वो संचित रहता है। इस इकाइनेट में क्या होता है, भोजन संचित रहता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे एनाबीना हो गया, नोस्टॉक हो गया, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके एनाबीना, नोस्टॉक आदि। ठीक है, ये कौन सा हो गया, इकाइनेट हो गया। इकाइनेट के बाद में सिक्स जो एक स्टेज बोलते हैं अपन, जिसको क्या बोलते हैं, पामेला स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसको अवस्था बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पामेला अवस्था, पामेला स्टेज। पहले ये देख लेते हैं कि जो पामेला स्टेज होती है ये होती कौन सी है। अपन मान लो एक तालाब की बात कर रहे हैं, एक पोखर की बात कर रहे हैं, उसमें पहले पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ है, यानी कि वो तालाब जो है वो पूरा क्या है, जल से मग्न हो रखा है पूरा, मतलब उसके अंदर जल जो है वो भरा हुआ है, पानी जो है भरा हुआ है, और उसके अंदर क्या है, ये जो आपके एल्गी हैं। फिर जब उस पोखर का तालाब पानी जो है वो धीरे धीरे सूख जाता है, तो पानी जब सूखेगा तो किनारों से किधर आएगा, बीच की तरफ आएगा, यानी कि किनारों की तरफ कम हो जाएगा, किनारों की तरफ थोड़ा सूखा हो जाएगा, और फिर बीच की तरफ आता जाएगा। जब उसमें पानी कम हो जाता है देन ये जो पामेला स्टेज होती है ये आती है। कहने का मतलब हो गया कि पोखर या तालाब में कायिक वृद्धि कर रहे जो एल्गी या शैवाल होते हैं, उनके अंदर जब उस पोखर में पानी जो होता है वो कम हो जाता है और पानी पेंदों से, मतलब किनारों से पेंदे की तरफ आने लग जाता है, तब क्या होता है, जो किनारे वाले जो शैवाल होते हैं उनमें ये पामेला स्टेज जो होती है वो आती है। उनमें फिर कायिक जनन के बाद में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में क्या होते हैं, अनेक विभाजन होते हैं। जब ये पामेला स्टेज आती है तो जो शैवाल होते हैं, जो थैलस होते हैं, उसकी जो कोशिका होती है उसके जीवद्रव्य में क्या होते हैं, अनेक विभाजन होते हैं। जीवद्रव्य में विभाजन होके फिर क्या बनते हैं, नई संतति का निर्माण होता है, नए थैलस का निर्माण होता है। इनके जीवद्रव्य में अनेक विभाजन होते हैं जिससे अनेक संतति जीवद्रव्य बन जाते हैं, और वो जो संतति जीवद्रव्य बनते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, श्लेष्मीय आवरण प्रेजेंट होता है। तो वही ये जो स्टेज होती है ये कौन सी स्टेज कहलाती है, पामेला स्टेज कहलाती है। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जब तालाब में, पोखर में पानी पूर्ण रूप से भरा होता है तब जो कायिक, तब तो उन शैवालों में क्या हो रहा होता है, कायिक प्रजनन हो रहा होता है, कायिक प्रजनन करके वो वृद्धि कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसमें पानी कम हो जाता है देन किनारों पर जो शैवाल रहते हैं उनमें ये पामेला स्टेज आती है, जिनमें क्या होता है, इनके जीवद्रव्य में विभाजन होता है, और जीवद्रव्य में विभाजन होने से संतति जीवद्रव्य बनते चले जाते हैं। यही जो स्टेज होती है कौन सी स्टेज कहलाती है, पामेला स्टेज कहलाती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, आदि। क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। देन फिर सेवंथ हो जाएंगे ओक्सोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स जो होते हैं ये बेसिलरियोफाइसी समूह में पाए जाने वाले होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, बेसिलरियोफाइसी समूह के सदस्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिलियोफाइसी समूह के सदस्यों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, मात्र कोशिका में ही बनते हैं, मात्र कोशिका से निर्मित होते हैं एक्सोस्पोर, और फिर मात्र कोशिका से अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। फिर सेकंड हो जाएगा एट्थ हो जाएगा एंडोस्पोर। अगला कौन सा हो जाएगा, एंडोस्पोर। ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये किन में बनते हैं, ये साइनोफाइसी व बेसिलियोफाइसी के कुछ सदस्यों में बनते हैं। साइनोफाइसी व बेसिलियोफाइसी के कुछ सदस्यों में बनते हैं। साइनोफाइसी व बेसिलियोफाइसी के कुछ सदस्यों में बनते हैं। एचल होते हैं मोटी भित्ति युक्त बीजाणु होते हैं।
ये HL व मोटी भित्ति युक्त बीजाणु होते हैं, मोटी भित्ति युक्त बीजाणु होते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट की अगर अपन बात करें कौन से हो जाएंगे, कार्पोस्पोर्स हो जाएंगे। कार्पोस्पोर्स जो होते हैं, 9th हो जाएंगे कार्पोस्पोर्स। नेक्स्ट कार्पोस्पोर्स होते हैं, जो कार्पोस्पोर्स होते हैं ये रोडोफाइसी के सदस्य में होते हैं, निषेचन के बाद में बनते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा डॉटर कॉलोनीज। डॉटर कॉलोनीज में क्या होता है, जो सिनोबिया स्थिति होती है, अपन ने पहले भी बात करी थी कि जो सिनोबिया स्थिति होती है वो कौन सी होती है, जो सिनोबिया होते हैं जो कॉलोनी में ही रहते हैं, ठीक है। इसमें की क्या होती है, कुछ कोशिकाएं जो होती है वो लगातार विभाजन करके और फिर अंतर्वलन द्वारा नए सिनोबिया का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, और फिर वो सिनोबिया अलग होकर क्या कर लेता है, एक नए थैलेस का निर्माण कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वोल्वोक्स हो गया, यूडोराइना हो गया आदि में जो है वो कौन सी बनती है, डॉटर कॉलोनीज बनती हैं। देन उसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है शैवालों में वो कंप्लीट हो चुका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में लैंगिक जनन। अब अपन ने बताया था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों क्या होते हैं, मतलब जो अनुकूल कंडीशंस होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ तो ये क्या होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे, इसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है, जीनों का, जीन्स जो होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, जीन्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या होता है, दो युग्मकों का निर्माण होता है, देन फिर उनका फ्यूजन होता है। ये सारी प्रोसेस जो होती है किसमें होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, इसमें होता है। इसके अलावा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्रिप्टोफाइसी और यूग्लोनोफाइसी में क्या होता है, बहुत कम प्रेजेंट होता है। क्रिप्टोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी में बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। किस किस में, जो क्रिप्टोफाइसी है और यूग्लिनोफाइसी है, इसमें क्या पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। तथा साइनोफाइसी में अनुपस्थित होता है। साइनोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, ठीक है। साइनोफाइसी में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं और युग्मक बनने के बाद में उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। और ये जो युग्मक होते हैं ये कहाँ बनते हैं, युग्मक धानियों में बनते हैं। मैंने क्या बताया, पहले दो युग्मक बनेंगे, एक तो नर युग्मक हो जाएगा, मादा युग्मक हो जाएगा, देन उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। और ये जो युग्मक बनते हैं ये किस पे बनते हैं, युग्मक धानियों पर बनते हैं। युग्मक कहाँ बनते हैं, युग्मक धानियों में बनते हैं, ठीक है। नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक हो गया, देन उनका फिर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद में क्या बनती है, जाइगोट बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है लैंगिक जनन में होती है। अब ये जो युग्मक होते हैं ये क्या होते हैं, कोशिका भित्ति रहित होते हैं। अगर इन युग्मकों की बात करते हैं ये नग्न होते हैं, कोशिका भित्ति रहित होते हैं, कोशिका भित्ति रहित होते हैं। ये चल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। गतिशील तथा गतिहीन हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, जैसे युग्मक धानियां, मतलब जैसे एक थैलस की बात करें, अगर एक थैलस पर दोनों प्रकार के युग्मक अगर एक ही थैलस पर बनते हों और फिर उनका फ्यूजन होता हो तो वो थैलस जो होता है वो कौन सा कहलाता है, मोनोइसियस थैलस कहलाता है, ठीक है। एक लिंगाश्रयी थैलस कहलाता है, ठीक है। कौन सा कहलाता है, सॉरी एक लिंगाश्रयी नहीं, उभय लिंगाश्रयी थैलस कहलाता है, मोनोइसियस कहलाता है। और अगर जो युग्मक होते हैं वो युग्मक दो अलग अलग जो थैलस होते हैं उन पर बने और बाद में उनका संयुग्मन हो, फ्यूजन हो, तो वो इस प्रकार के जो थैलस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायोसियस थैलस कहलाते हैं, एक लिंगाश्रयी थैलस कहलाते हैं। मैंने क्या बताया, कंफ्यूज मत होना, मैंने बताया कि अगर दोनों प्रकार के युग्मक एक ही थैलस पर बनते हों,
दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण एक ही थैलस में होता हो तो वो जो थैलस होता है वो क्या कहलाता है, मोनोइसियस थैलस कहलाता है, यानी कि उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। देन फिर अगर युग्मक दो अलग अलग थैलस पर बनते हो और फिर उनका फ्यूजन होता हो तो ये जो दो अलग अलग थैलस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, डायोसियस थैलस कहलाते हैं, एक लिंगाश्रयी थैलस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब मैंने बताया कि जो लैंगिक जनन होता है उनमें क्या होता है, जीनों का ट्रांसफर होता है, जीन्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जीन्स का आदान प्रदान होता है। अब जब जीन्स का ट्रांसफर होगा, जीन्स का आदान प्रदान होगा तो क्या होंगे, विभिन्नताएं आएंगी, नए लक्षण उत्पन्न होंगे, जो नई संतति होती है उसमें नए लक्षण उत्पन्न होंगे, उसमें विभिन्नताएं आएंगी। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है लैंगिक जनन में होती है। आप लोगों को पता है कि जीन्स का ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या आती है, विभिन्नताएं आती है। जो संतति कोशिका होती है उसमें क्या होते हैं, नए लक्षणों की वंशानुगति होती है, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये अपन कुछ पॉइंट लिख लेंगे। देन उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं युग्मक की संरचना व कार्य के आधार पर, ये जो युग्मक है इसकी संरचना व कार्य के आधार पर लैंगिक जनन जो होता है, युग्मक की संरचना व कार्य के आधार पर लैंगिक जनन कितने प्रकार का हो सकता है उनकी बात करते हैं। युग्मक की संरचना व कार्य के आधार पर सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, होलोगैमी हो जाएगा, पूर्ण युग्मन हो जाएगा। पूर्ण युग्मन में क्या होता है, इस विधि में एक कोशिका क्या करती है, पहले तो कायिक जीवन बिताती है, यानी कि सबसे पहले तो कायिक जनन के द्वारा वो क्या करती है, वृद्धि कर रही होती है। अब कायिक जनन के द्वारा वृद्धि करने के बाद में वो एक युग्मक के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। वो जो कोशिका होती है वो एक युग्मक के समान व्यवहार करते हैं, जो उसी प्रकार के युग्मक के साथ क्या होती है, संलयित होती है, या उसी प्रकार के युग्मक के साथ फ्यूजन शो करती हैं। तो वो जो होता है ये क्या कहलाता है, होलोगैमी कहलाता है, पूर्ण युग्मक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास मीडिया, तो ये हो जाएगा होलोगैमी। होलोगैमी के बाद में सेकंड जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑटोगैमी हो जाएगा, स्वयुग्मन हो जाएगा। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही कोशिका के दो पुत्री केंद्रकों में संयुग्मन होता है, फ्यूजन होता है। एक कोशिका के दो पुत्री केंद्रक होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये इस प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो कौन सा होता है, ऑटोगैमी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब एक ही कोशिका के दो केंद्रकों का फ्यूजन हो रहा है, एक ही कोशिका के दो जो पुत्री केंद्रक हैं उनका फ्यूजन हो रहा है, यानी कि बाहर से बाह्य जीन तो कोई इनके अंदर समावेश हो ही नहीं रहे हैं, किसी दूसरी कोशिका के जीन तो इसके अंदर आ ही नहीं रहे हैं, तो इसमें नए लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होती है। अपन ने बताया कि जब जीनों का ट्रांसफर होता है नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है, यानी कि अपन ऐसे बात करते हैं कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें तो नए लक्षण कहाँ से आएंगे, क्योंकि दूसरी कोशिका के साथ इसका संयुग्मन नहीं हो रहा है, इसमें उसी कोशिका के दो केंद्रकों के साथ क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पता है मतलब केंद्रकों का भी फ्यूजन होता है। तो वहाँ पे यही बात हो रही है इसमें कि एक कोशिका के दो पुत्री केंद्रकों में संयुग्मन होता है, इसमें बाह्य जीनों का समावेश नहीं होता है, तो नए लक्षणों की उत्पत्ति जो होती है वो इनमें नहीं होती है। अगर ऑटोगैमी के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो कुछ डायटम्स जो होते हैं उनके अंदर ऑटोगैमी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ऑटोगैमी के बाद में थर्ड जो हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, आइसोगैमी हो जाएंगे। आइसोगैमी में क्या होता है, आइसोगैमी में एक समान युग्मकों का संलयन होता है। एक समान युग्मकों का मतलब ये जो युग्मक हैं वो आकार, संरचना, व्यवहार, प्रकृति इन सब में क्या होते हैं, समान होते हैं। और आकार में, संरचना में, व्यवहार में, इन सब में समान जो युग्मक होते हैं, दो युग्मक होते हैं, उनका आपस में फ्यूजन होता है। इस प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, आइसोगैमी कहलाता है। ये एक आद्य एवं सरलतम लैंगिक जनन क्रिया है जिनसे बनने वाला जो निषिक्तांड होता है वो क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर फिर एक नए पादप का निर्माण करता है, एक नए थैलस का निर्माण करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आइसोगैमी हो जाएगा। आइसोगैमी नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि दो समान युग्मकों का फ्यूजन होता है, और ये युग्मक जो होते हैं आकार, आकृति, व्यवहार सब में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोगैमी। आइसोगैमी के बाद में थर्ड अगर अपन बात करें, फोर्थ हो जाएगा हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी में क्या होता है, ये संरचना व मतलब यानी कि ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे से भिन्न युग्मक होते हैं, संरचना, व्यवहार इन सब में समान नहीं होते हैं। संकलन करने वाले जो युग्मक होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब हेटेरोगैमी जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो कौन सी हो सकती है, एनआइसोगैमी हो सकती है, और एक कौन सी हो सकती है, ऊगैमी हो सकती है। एनआइसोगैमी में क्या होता है, दो असमान युग्मकों का संलयन होता है, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो कार्य की ऐसे युग्मन और दूसरी आकार की ऐसे युग्मन। जो कार्य की ऐसे युग्मन होता है इसमें क्या होता है कि जो संरचना होती है या फिर आकार होता है,
आकार में सेम युग्मक होते हैं, यानी कि अगर उनका आकार देखें, साइज देखें तो दोनों की साइज क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उनके कार्य में या फिर उनके व्यवहार में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो इस प्रकार के युग्मकों में जब संलयन होता है कि जो आकार में तो सेम होते हैं लेकिन व्यवहार में भिन्न होते हैं, या उनकी कार्य की जो होती है दोनों की अलग अलग होती है, इस प्रकार के युग्मकों में जब संलयन होता है तो वो कौन सा होता है, कार्य की संलयन कहलाता है। ठीक है, अब कार्य के संलयन में क्या हो गया, आकार तो उनका सेम था, फिर उनको क्या करते हैं, प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर अगर अपन बात करें युग्मकों की तो उनका पता नहीं चलता है, तो इसलिए उनको क्या करते हैं, प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से जो आइसोगैमी बताया है इसमें भी जो युग्मक होते हैं उनको प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया, ये कौन सा बता दिया मैंने, कार्य के संयुग्मन बता दिया। आकार की असंयुग्मन में क्या होता है, उनके कार्य तो समान होते हैं, यानी कि कार्य में वो समान होते हैं, लेकिन उनका आकार जो होता है, उनका साइज जो होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। आकार की असंयुग्मन में क्या होता है, उनका साइज जो होता है वो भिन्न होता है। छोटे नर जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, और मादा युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। नर युग्मक छोटे आकार के और मादा युग्मक मोस्टली बड़े आकार के होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आकार की असंयुग्मन। फिर उसके बाद में बात करते हैं उगैमी की। उगैमी में क्या होता है, उगैमी को बोलते हैं अंड युग्मन। उगैमी में क्या होता है, एक मतलब जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, उसमें फ्लैजिला होती है, यानी कि वो गति कर सकता है। लेकिन जो युग्मक धारियों में जो अंड बनता है, ओवम बनता है, वो क्या होता है, अगतिशील होता है, गोल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ओवम और जो नर युग्मक होते हैं उनका संयुग्मन होता है तो वो क्या कहलाता है, उगैमी कहलाता है। ये हो गया हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी के बाद में नेक्स्ट 6 की अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, एनिसिक जनन हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है कि बिना युग्मकों के फ्यूजन के अगर कोई जाइगोट बनता है तो वो क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, जब युग्मक अन्य युग्मक के साथ संगलित हुए बिना युग्मनज के समान व्यवहार करते हैं। जब युग्मक जो होता है वो किसी दूसरे युग्मक के साथ फ्यूज नहीं होता है, उनका आपस में फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो युग्मक जो होता है जाइगोट की तरह व्यवहार करता है, तो वो क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो ये जो है लैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसका अगर पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे स्पाइरोगायरा। अगर इसका एक एग्जाम्पल लिखें तो क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने बताया कि ये चल बीजाणु के द्वारा होता है, अचल बीजाणु के द्वारा होता है। और भी बीजाणुओं की बात करी जैसे एक्सोस्पोर हो गए या फिर एंडोस्पोर हो गए, बहुत सारे बीजाणुओं की अपन ने बात करी। एकाइनिट हो गए, हिप्नोस्पोर हो गए, फिर उसके बाद में कार्पोस्पोर हो गए, डॉटर कॉलोनीज होगी, और उसके बाद में अपन ने देखा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अपन ने किसके द्वारा होता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, वो सारी चीज़ें देखी। जैसे कौन कौन सी हो गई, होलोगेमी हो गई, ऑटोगेमी हो गई, आइसोगेमी हो गई, देन फिर हेटेरोगेमी होगी। हेटेरोगेमी में भी एनाइसोगेमी हो गया, ऊगेमी हो गया, और फिर लास्ट में क्या देखा, पार्थेनोजेनेसिस देखा। तो जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन ने इससे पहले लेक्चर में देख लिया था, और आज के लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ये जो है अपन ने पढ़ लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।